सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ 8th ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। एंड रीजन भी आप वेख चुके कारण की होंगे इन्फ्लेशन के। दो रीजन आप वेखे थे। एक सीगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड करके इन्फ्लेशन होंगे प्राइस बढ़ते हैं। एंड एक आप वेखे सीगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो भी कॉस्ट बढ़ूगी उस टाइम से प्राइसिस इनक्रीज होंगे एंड इन्फ्लेशन होगा। अज के लैक्चर में आप कवर करांगे कि इन्फ्लेशन किन्ने टाइप का होंगे, कुछ इन्फ्लेशन तो रिलेटेड टर्म्स जो कि इंपोर्टेंट अपने लिए, कुछ एक कर्व होंगे वो भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, वो आप कवर करांगे। उस तो बाद आप वेखांगे कि इंडिया के विच इन्फ्लेशन को मैजर किवें करते हैं। ठीक है, तरीका की है मैजर करने का। दो इंडैक्सिस आउणगे वो आप कवर करांगे। एंड दैन आप वेखांगे कि इन्फ्लेशन को चैक किवें कर सकते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किवें हो सकती है। मान लो इन्फ्लेशन हो जाता इकोनमी के विच, दैन उन्होंने रिड्यूस किवें कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ तरीके वेखांगे। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तो। इन्फ्लेशन किन्ने प्रकार का होंगे। जब आप गल करिए कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, उस बेस पे अपना इन्फ्लेशन तीन टाइप का होंगे। एक होंगे लो इन्फ्लेशन, इनू आप क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कह देंगे हैं। नाम तो ही क्लीयर है कि इन्फ्लेशन जो है वो लो हैगा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ही बढ़ते हैं एंड जो इनक्रीज होंदा भी है वो पहला ही प्रेडिक्टेबल होंदा। मतलब कि जो अपनी RBI है फिर अपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रेडिक्टेबल रेंज के विच होंदा है। बिकॉज देखो जनरल प्राइस लैवल तो हमेशा इनक्रीज करता ही है। ठीक है, कमोडिटी के प्राइसेस हमेशा इनक्रीज करते हैं, पर वो ज़्यादा इनक्रीज ना करन उन्होंने आप कह देंगे लो इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जिमें कि 2% हो गया या फिर 3% हो गया, ये कुछ जो इन्फ्लेशन होंगे इन्हों आप लो इन्फ्लेशन कह देंगे हैं। एंड ये जो प्रेडिक्टेबल होंगे, प्रेडिक्टेबल रेंज के विच होंगे। गवर्नमेंट जो पहला ही प्रेडिक्ट कर लेंदी है भी आने वाले साल के विच इन्ना कि इन्फ्लेशन होगा, इन्ने प्राइसिस बढ़नगे। ठीक है जी, सो ये अपना है लो इन्फ्लेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। सैकेंड टाइप है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। ये जिमें कि सिंगल डिजिट के विच होंगे 2%, 3%, 4%। ये जो है डबल डिजिट या फिर ट्रिपल डिजिट के विच भी जा सकता है। बट जो इनक्रीज होंगे प्राइसिस के विच वो ग्रैजुअल इनक्रीज होंगे, मतलब एकदम इनक्रीज नहीं हो जाते प्राइसिस, वो ग्रैजुअल इनक्रीज होंगे। सो एक तो ये हाई इन्फ्लेशन होंगे, नाल जो इनक्रीज है वो ग्रैजुअल है, हौली हौली इनक्रीज कर रहे हैं प्राइसिस। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जिमें कि 10% इन्फ्लेशन हो गया, 20% इन्फ्लेशन हो गया, या फिर 100% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है। इनू आप गैलोपिंग इन्फ्लेशन कह देंगे। पर ये जो इनक्रीज हो रहा है वो ग्रैजुअल इनक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं 1970 1980s के जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने, जिमें कि ब्राज़ील हो गया, ठीक है, बाकी होर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ बोलीविया वगैरह हो गया, उत्थे जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन सी, जो प्राइजेस थे वो इनक्रीज कर रहे थे, बट इनक्रीज वो ग्रैजुअल सीगा। ठीक है जी, इनू आप कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। थर्ड टाइप जो इन्फ्लेशन होंगे ना दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन भी बहुत हाई इन्फ्लेशन ही होंगे। फिर डिफरेंस की है गैलोपिंग एंड हाइपर के विच। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो है हौली हौली बढ़ते हैं, प्राइसेस हौली हौली बढ़ते हैं, बट हाइपर इन्फ्लेशन के विच जो प्राइसेस है वो ओवरनाइट बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम इनक्रीज होंगे। ठीक है, सो ये भी हाई इन्फ्लेशन होंगे एंड ओवरनाइट प्राइसेस ये बढ़ जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया के विच 1990s की गल है, उत्थे हर दिन जो है 20% महंगाई बढ़ रही सी। इनू आप हाइपर इन्फ्लेशन कह देवांगे। ठीक है, फिर ब्राज़ील का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्राज़ील के
ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਾफ़ी ज़्यादा हो गया ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1980s 1990s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਰਲੀਅਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ 36 ਬਿਲੀਅਨ ਟਾਈਮਸ ਹਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਲੋਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੀ ਦੀ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਟਰਸਟ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟਰਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਊਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੀਵੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24,000% ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1990s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਲੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗੈਲੋਪਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋਦਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਈਪਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕੋਦਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਓਵਰਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾम्पल्स यहाँ देख चुके, यूगोस्लाविया हो गया, ब्राज़ील हो गया एंड बोलीविया, ठीक है जी। कुछ अदर टाइप की इनफ्लेशन भी होंगे है जो वैसटर्न कंट्रीज के विच ज़्यादा फेमस है। अदर टाइप्स ऑफ इनफ्लेशन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो फर्स्ट इनफ्लेशन होता है दैट इज बोटलनेक इनफ्लेशन। इंपॉर्टेंट है बोटलनेक इनफ्लेशन। बोटलनेक इनफ्लेशन कदों होता है कि जो डिमांड तो कॉन्स्टेंट रहे बट अपनी जो सप्लाई है वो कम हो जाए, सप्लाई दे विच कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए या फिर कोई किसी भी रीजन करे कोई इंसीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उस करके जो अपनी सप्लाई कम हो जाती है बट डिमांड कॉन्स्टेंट रही है, डिमांड जिन्नी पहला सी उन्नी ही रही है, इस केस के भी अपना इनफ्लेशन हो जाता है। सेम जो आप डिमांड पुल इनफ्लेशन के वेख्या भी एक तो डिमांड इंक्रीज हो रही सी वो करके इनफ्लेशन हो सकता है, या फिर डिमांड उन्नी रहे सप्लाई कम हो जाए उस टाइम पर भी अपना इनफ्लेशन होंदा सीगा। सो ये वही इनफ्लेशन होंदा बोटलनेक इनफ्लेशन। उस तो बाद जो सैकेंड टाइप ऑफ इनफ्लेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम से भी आ चुके हैं क्वेश्चन, कोर इनफ्लेशन। कोर इनफ्लेशन दरअसल इंडिया के तो ज़्यादा फेमस नहीं हैगा, पर जो वैसटर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका हो गया, कैनेडा हो गया, या फिर कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उत्थे ज़्यादा फेमस है। इंडिया ने भी एक्सपेरीमेंट किया सीगा 2000-2001 ਦੇ ਵਿੱਚ जो है इंडिया ने भी कोर इनफ्लेशन ਨੂੰ मैजर किया सीगा एंड गवर्नमेंट काफ़ी खुश हो गई सी कोर इनफ्लेशन ਨੂੰ मैजर करके भी इंडिया का जो इनफ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है, महंगाई ज़्यादा नहीं है। क्यों? बिकॉज जो कोर इनफ्लेशन है ये 2 आइटम का प्राइसिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सक्लूड कर देंगे हैं, इनक्लूड नहीं कर देंगे। वो 2 आइटम्स किहड़े हैं, एक है एनर्जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एनर्जी एंड फूड आइटम्स, फूड आइटम्स कह लो फिर आर्टिकल्स कह लो, ठीक है जी। सो ये तो जो आइटम्स है एनर्जी हो गया फिर फूड आर्टिकल्स हो गए, इनू कैलकुलेट ही नहीं करते, ये प्राइसिस को कैलकुलेट ही नहीं करते कोर इनफ्लेशन के विच। एंड वैसटर्न कंट्रीज़ ये जो कंसैप्ट है कोर इनफ्लेशन का वैसटर्न कंट्रीज़ के ज़्यादा फेमस क्यों हैगा, बिकॉज उत्थे जो एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स है इन्हां ते ज़्यादा खर्चा नहीं होंदा, ठीक है। बट इंडिया के विच आपां एक आम आदमी की तरह सोचिए, आप हैगे एक लेमैन हैगे, आपां नूं किस चीज़ की लोड़ है सब तो ज़्यादा, फूड आर्टिकल्स की, ठीक है। एंड जो भी फूड आर्टिकल्स के प्राइसिस हाई होंगे वो डायरैक्टली अपने ते इंपैक्ट करती है चीज़, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने कैलकुलेट नहीं की इंडिया ने 2000-2001 के विच। सो इनफ्लेशन तो वैसे अंडर कंट्रोल होना सीगा, ठीक है। सो ये कंसैप्ट होंदा कोर इनफ्लेशन का, ये इन्ना याद रखना गा कि ये 2 आइटम्स को एक्सक्लूड कर दिया, इन्हों का प्राइस जो भी चेंज होंदा गा इंक्रीज करता डिक्रीज करता गा, ठीक है। इनफ्लेशन तो इंक्रीज ही करूँगा, उन्होंने कैलकुलेट नहीं करते, इन्हों छड़ के बाकी जो कमोडिटीज़ है वह प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो इसका क्रिटिसिज्म भी होया सीगा काफ़ी कोर इनफ्लेशन का। ये सीगे 2 अदर टाइप्स ऑफ इनफ्लेशन।
लेनी है कि इन्फ्लेशन क्यों ज़रूरी है अपने लिए। देखो जो महंगाई है वो बुरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक जनरल प्राइस लेवल तो इंक्रीज होंदा ही है, ठीक है। कंपैरिजन कर लो 2010 का कंपैरिजन कर लो, आज 10 साल बाद देख लो, ठीक है। इन्ना प्राइस जो प्राइस हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चेंजिस आते ही है, इंक्रीज करता ही है प्राइस। एंड ये किसी भी इकोनमी की ग्रोथ लिए जरूरी होंगे। क्यों होंगे ये आपको पता चलता फिलिप कर्व तो। इन्फ्लेशन माड़ी चीज़ नहीं है बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन ज़्यादा होवे वो भी गलत है इकोनमी लिए, डिफ्लेशन हो जाए प्राइसिस बहुत कम आ जाए वो भी गलत अपने इकोनमी लिए, वो भी आप वेखांगे किवें है। सो एक कर्व होता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व तो आपको थोड़ा अंदाजा मिल जूगा कि इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है किसी भी इकोनमी की ग्रोथ लिए। एक कर्व जो है रिलेशन दिखाता है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इस कर्व के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट जिन्नी कम होगी अपने लिए वधिया, बेरोजगारी कम हैगी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कह देंगे आप। सो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ये अपना कहता है फिलिप कर्व। किस तरीके समझ सकते हैं आप इनू। देखो एक तरीका ये है जो सिंपल वे नाल समझना ना कि इन्फ्लेशन कदों होंदा है जो डिमांड होंदी है। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइजेस हाई है, प्राइजेस हाई कदों होंगे जो अपनी डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। डिमांड ज़्यादा कदों होगी जो अपने को पैसा होगा, अपने को जो है परचेजिंग पावर है, पैसा है। पैसा कदों आऊगा जो अपना अपन जो है वो रोजगार पर है आप, ठीक है, रोजगार मिला हुआ। सो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन एक इंप्लॉयमेंट का साइन भी है। इन्फ्लेशन उदों ही होंदा है, प्राइसिस उदों ही हाई होंगे हैं जो डिमांड क्रिएट होंगी है। डिमांड कदों क्रिएट होंगी जो अपने को पैसा होंदा है, पैसा कदों आता है, रोजगार तो पैसा होंदा है। इस करके कह देंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो जरूरी है, कुछ इन्फ्लेशन तो जरूरी है इकोनमी लिए। ये आपको दसदा है कि कितना इंप्लॉयमेंट है अपनी इकोनमी के, एंड इस तो इकोनमी की ग्रोथ भी होंगी है। इनू एक तरीके तो और समझ सकते हैं, लेबर का कंसैप्ट आप लेके चलते हैं। सपोज करो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड बेरोजगारी ज़्यादा का मतलब की है कि काम मंगण वाले ज़्यादा है एंड काम कम हैगा, मतलब कि जॉब कम हैगी, जॉब लैन वाले ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आई होंगे बेरोजगार उदों ही होंगे बंदा, ठीक है। सो ये जो लेबर है, जो काम मंगण वाले बंदे जो लेबर है उन्होंने सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड कम है। बिकॉज जॉब कम है तो डिमांड कम है, सप्लाई बहुत है। सो इस केस के सोचो कि जो इंप्लॉयर है, इंप्लॉयर वो कदे भी वेज इंक्रीज नहीं करूँगा, सैलरी इंक्रीज नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा? बिकॉज सप्लाई बहुत है, ठीक है, एक परसन काम नहीं करूँगा तो दूजा परसन अवेलेबल है। सो वेज इंक्रीज क्यों करूँगा, जो सैलरी उन्होंने इंक्रीज क्यों करूँगा। सो इस केस के कोई वेज इंक्रीज नहीं होंगे, नो वेज इंक्रीज, ठीक है। वेज इंक्रीज नहीं हुई तो जितना पैसा सीगा उतना ही रहूगा, कोई जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो क्रिएट नहीं होगी। डिमांड क्रिएट नहीं हुई तो इन्फ्लेशन जो है नहीं होगा। सो इससे समझ सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन अपना कम है, ठीक है। क्यों? बिकॉज पैसा ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तो ये कम है, इनवर्स रिलेशनशिप होंगे, इस तो भी समझ सकते हो। सो फिलिप कर्व याद रखना है। फिलिप कर्व जो रिलेशन दसदा है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के, एंड इनवर्स रिलेशनशिप है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन कम है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है। इस तो रिलेटेड ही अपनी एक टर्म होती है, आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो इन्फ्लेशन जो है वो इकोनमी के कितनी इंप्लॉयमेंट है वो दस देता है। एक टर्म होती है NAIRU, नेहरू। ये फुल फॉर्म देख लो पहला था, नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेहरू की होंगे
नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनइंप्लॉयमेंट। देखो अनइंप्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये लिखा हुआ है फिलिप का गवाही दसदा कि अनइंप्लॉयमेंट बेरोजगारी कम है अपने देश के ताई इन्फ्लेशन अपना महंगाई ज़्यादा होगी। ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब की है, एक की चीज़ दसन की कोशिश कर रहे हैं कि वो सेफेस्ट अनइंप्लॉयमेंट कितनी होगी, सेफेस्ट लैवल ऑफ अनइंप्लॉयमेंट कितना है कि अपना इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो। इन अनइंप्लॉयमेंट तो आप कम करनी है, हर एक सरकार की यही कोशिश होंगी है कि बेरोजगारी को कम किया जाए, बट जो बेरोजगारी को कम करती है तो महंगाई बढ़ती है। सो वो सेफेस्ट लैवल की है बेरोजगारी का, अनइंप्लॉयमेंट कितना तक होना चाहिए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना बढ़े। इन्फ्लेशन ज़्यादा भी गलत है अपनी इकोनॉमी लिए, ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सारे रोजगार मिल जाए तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ये चीज़ भी ठीक नहीं है। सो ये आपको दस देगा कि वो सेफेस्ट लैवल की है अनइंप्लॉयमेंट का, जिससे जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। अनइंप्लॉयमेंट ये आपको दस देगा। ठीक है जी, यही मतलब है इस टर्म का, नॉन एक्सेलरेटेड इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनइंप्लॉयमेंट की सब घट्टो घट कितनी अनइंप्लॉयमेंट होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, वो चीज़ दसता है नेहरू। कुछ और टर्म्स भी है इन्फ्लेशन तो रिलेटेड जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखो स्टैगफ्लेशन, ये टर्म कई बार आ चुकी है एग्जाम से पूछी जाती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब की है, स्टैगफ्लेशन जो है दो वर्ड्स से मिलकर बने, वन इज स्टैगनेंट एंड वन इज इन्फ्लेशन। स्टैगनेंट एंड इन्फ्लेशन, फिलिप कर्व तो आपको ये पता चलता है कि जो बेरोजगारी कम है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन होता तो ग्रोथ होंगी है। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन के होंगे है कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है पर ग्रोथ भी नहीं हो रही इकोनॉमी के, ये सिचुएशन होंगी अपने स्टैगफ्लेशन की। जो इकोनॉमी स्टैगनेंट है, स्टैगनेंट का मतलब होता कि रुकी हुई है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी हो रहा है पर ग्रोथ भी नहीं हो रही, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी हो रहा है और अनइंप्लॉयमेंट भी कम नहीं हो रही, किसी तरीके से समझ सकते हैं। सो ये सिचुएशन अपनी हो जाती है स्टैगफ्लेशन की, अपनी इकोनॉमी स्टैगनेंट है पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है पर ग्रोथ नहीं हो रही। या फिर इस तरीके से समझ लो कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है पर वो अनइंप्लॉयमेंट कम नहीं हो रही है, फिर ये कह सकते हैं कि अनइंप्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। जनरली तो ये होंगे ना कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होंगे तो अनइंप्लॉयमेंट कम होंगी है, बट इन्फ्लेशन भी है तो अनइंप्लॉयमेंट भी है इकोनॉमी के विच। इस सिचुएशन को आप स्टैगफ्लेशन का नाम दे देंगे हैं जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसैप्ट समझना का, रट्टा नहीं मारना का बिल्कुल भी। बस ये चीज़ याद रखो, एक स्टैगनेंट है कि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो है बट अपनी इकोनॉमी स्टिल स्टैगनेंट है, ग्रोथ नहीं करेगी, यही मतलब है स्टैगफ्लेशन का। एक और टर्म होती है रीइन्फ्लेशन। रीइन्फ्लेशन एक कदों होंदा है, कई बार जो है इकोनॉमी रिसैशन के चली जाती है, जिवें कि अज अपना टाइम चल रहा है। एंड रिसैशन के जाने का मतलब की है कि डिमांड बहुत कम है, डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही, लोग डिमांड ही नहीं करे। क्यों नहीं करे? बिकॉज पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? कि बेरोजगारी है। ठीक है, उदों ही इकोनॉमी रिसैशन के जाती है। सो इकोनॉमी रिसैशन के उस केस के लोगों की डिमांड क्रिएट हो, इस करके कुछ गौरमेंट एक्सपेंडिचर करती है, कुछ पॉलिसी लैके आती है ताकि प्राइजिस को हाई किया जाए। ठीक है, प्राइजिस हाई का मतलब है कि ग्रोथ लैके आनी इकोनॉमी के प्राइजिस को हाई किया जाए। एंड जो इस पॉलिसी तो जो भी गौरमेंट पॉलिसी लैके आती है, ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्राइस इनक्रीज होंगे हैं, इस टाइप तो प्राइस इनक्रीज होंगे हैं, उन्होंने आप रीइन्फ्लेशन कह देंगे हैं। ठीक है, लिखने की लोड़ नहीं, जो समझ लो अपनी लैंग्वेज के लिख लो कि जो भी इकोनॉमी रिसैशन के चली गई है, मतलब डिमांड नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों को। सो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाओगी ताकि जो प्राइसेस है वो हाई हो। प्राइसेस हाई कदों होंगे? जो डिमांड क्रिएट होगी, प्राइसेस हाई हो। एंड इस तरीके से जो प्राइस हाई होंगे हैं उन्होंने आप रीइन्फ्लेशन कह देंगे हैं। ठीक है, सो ये सीगा जी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला आप वेखिए कि 3 टाइप के इन्फ्लेशन होंगे हैं, उस तो बाद 2 अदर टाइप्स वेखे सी कि बॉटलनेक एंड कोर इन्फ्लेशन। नैक्सट आप वेखिए कि रिलेशन की है इन्फ्लेशन एंड अनइंप्लॉयमेंट का। इन्फ्लेशन क्यों जरूरी है किसी इकोनॉमी लिए?
ठीक है। उस तो बाद आप कुछ टर्म्स देखिए, रिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। नैक्सट आप करांगे हुण कि इन्फ्लेशन नूं किस तरीके तो मैजर किया जाता इंडिया दे विच। दो इंडैक्स होंदे है, हाउ टू मैजर इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया की गल हो रही है तो अपने दो तरीके होंगे हैं या फिर दो इंडैक्स कह सकते हैं जिस तो इन्फ्लेशन नूं, महंगाई नूं मैजर किया जाता है। दोवां दे विच डिफरेंस क्लीयर होना चाहिए। एक है अपना WPI, एक है अपना है CPI। WPI की फुल फॉर्म हैगी होलसेल प्राइस इंडैक्स एंड CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स। फुल फॉर्म लिख लो, होलसेल प्राइस इंडैक्स एंड ये अपना है कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स। एक तो नाम तो ही क्लीयर है, ये जो होलसेल ते डील करूगा, मतलब कि जो भी होलसेल प्राइसेस हैगे आ उसते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो चेंजेस आ रहे हैं, जो महंगाई आ रही है, जो प्राइस वध रहा है ਉਹਨੂੰ डील करता है WPI। कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ प्राइसेस ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ हैं जो कंज्यूमर पे कर रहा है। ठीक है, जिवें कि आपा कंज्यूमर हैगे आ, ये होलसेल प्राइसेस से डील करता है, ये रिटेल प्राइसेस ਦੇ ਵਿੱਚ डील करता है। ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस आगे लिख लो, इट डील विद होलसेल प्राइसेस। सो होलसेल प्राइसेस ਦੇ ਵਿੱਚ जो इनक्रीज आ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, वो अपना WPI ਦੇ ਵਿੱਚ मैजर किया जाता है एंड ये डील करता है रिटेल प्राइसेस के नाल। इनू पे करता है कंज्यूमर, नाम तो ही क्लीयर है कंज्यूमर, एंड इनू पे करता है जो भी मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, जिहदे बड़े बड़े बिजनेस होंगे हैं, वो की करते हैं, वो थोक के समान बनाते हैं, होलसेल रेट से बेचते हैं। फिर जो छोटे छोटे बिजनेस जो शॉपकीपर होंगे उन्होंने बेचते हैं, शॉपकीपर जो फिर आपा बेचते हैं। ठीक है, आप कंज्यूमर है। सो आप जो पैसा दे रहे हैं वो आऊगा CPI दे विच। जो होलसेलर है वो जो उस लैवल पर जो डीलिंग हो रही है वो आऊगी WPI दे विच। ठीक है जी, फर्स्ट डिफरेंस आई हो गया WPI एंड CPI दे विच। सैकेंड, इन्हों मैजर कौन करता है, ऊपर लिख लो, ये फर्स्ट डिफरेंस है। सैकेंड डिफरेंस, इन्हों मैजर अलग अलग बॉडी कर दिया ने। सब तो पहले जो WPI है, एक ऑफिस होंदा है, ऑफिस ऑफ इकनॉमिक एडवाइजर, वो मैजर करते हैं WPI नूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थले ही होंदा है ऑफिस। CPI को जो मैजर करते हैं दैट इज CSO। याद करो CSO की फुल फॉर्म की सी आप कर चुके हैं पहले नेशनल इनकम वाले चैप्टर के विच। ठीक है, सो CPI को मैजर करती है CSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर होंगी है, एंड इनू मैजर करता है ऑफिस ऑफ इकनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर होंदा है। उस तो बाद थर्ड डिफरेंस की है, WPI जो प्राइजेस वेखती है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स से वेखती है, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होंगे WPI दे विच। बहुत मेजर डिफरेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है अपना। इट ओनली मेजर्स द प्राइजेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं होंगे ये। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि टर्शरी सैक्टर ये इंक्लूड नहीं होंगे। टर्शरी सैक्टर जो है अपनी सर्विस के नाल डील करता है, सो वो ये नहीं होगा, नो टर्शरी सेक्टर। बट जो CPI है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोवें के प्राइजेस नूं लैके चलता है। ठीक है, सो गुड्स के कोई कमोडिटी के कितना प्राइस इनक्रीज होएगा, या फिर जो सर्विसेज है बैंकिंग की होगी, टीचिंग की होगी, ठीक है, डॉक्टर्स की होगी, वो भी उन्होंने तो फीस इनक्रीज होंगी है ना, सो वो कितना इनक्रीज आएगा, सब कुछ काउंट होंदा गा CPI दे विच। एक थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस इज कि जो WPI की कैलकुलेशन होंदी है वो फर्स्ट स्टेज से ही हो जाती है, जो इनिशियल स्टेज होंगे ना ट्रांजैक्शन की, जो पैसा होलसेलर के कोल आंदा गा। ठीक है, सो वो फर्स्ट आप फर्स्ट लैवल कहते हैं ट्रांजैक्शन का। सो ये जो प्राइजेस वेखे जाते हैं वो फर्स्ट लैवल से ही वेखे जाते हैं, फर्स्ट लैवल ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ CPI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ WPI ਐਂਡ CPI ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੇਸ ਈਅਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ WPI ਲਈ 2004-2005 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2011-12, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ ਈਅਰ ਆਪਣਾ 2011 ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ CPI ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, CPI ਫਰਦਰ 4 ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CPI ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CPI ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ CPI ਰੂਰਲ ਵਰਕਰਸ, एक होंदा गा CPI एग्रीकल्चर लेबरर्स, एंड एक होंदा गा CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। जो पहले 3 इंडेक्स है इनू मैजर करती है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लॉयमेंट के अंडर एक ऑफिस होंदा गा लेबर ब्यूरो का। सो इन्हों मैजर करती है लेबर ब्यूरो। एंड जो लास्ट है CPI रूरल अर्बन कंबाइंड, इनू मैजर करती है अपना CSO, ठीक है। ये डिफरेंस भी याद रखियो। सो एट प्रेजेंट जो अपना करंट सिनेरियो है RBI जो इन्फ्लेशन मैजर करता है वो WPI नू मैजर नहीं करता गा, वो सिर्फ और सिर्फ CPI नू वेखदा गा। बिकॉज होलसेल प्राइस इंडेक्स दे विच अपनी जो ज़्यादातर जनता है वो कंज्यूमर है, होलसेलर नहीं है, ठीक है। कुछ ही लोग है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े काम है होलसेल का काम करते हैं। ज़्यादातर अपनी जो पॉपुलेशन है वो कंज्यूमर है। इस करके जो आपको एग्जैक्ट वेखना है कि कितना इन्फ्लेशन होएगा दैन आपको CPI नू कैलकुलेट करने की लोड़ हैगी आ। एंड अपना RBI जो है वो CPI नू ही कैलकुलेट करता है, WPI नू कैलकुलेट नहीं करता गा इन्फ्लेशन वेखण लई। सो एक तो CPI नू वेखदा है एंड CPI दे विच भी जो ये है फोर्थ ऑप्शन रूरल अर्बन कंबाइंड, इनू वेखिया जाता है, ठीक है। रूरल अर्बन कंबाइंड नू वेखिया जाता टू मैजर द इन्फ्लेशन, ठीक है जी। सो ये सीगा अपना कि इन्फ्लेशन नू किन्ने तरीके तो आप मैजर कर सकते हैं। एक होर इंडैक्स होंदा गा प्रोड्यूसर पावर इंडैक्स करके कुछ होंदा गा, बट वो इंडिया दे विच नहीं है, इंडिया दे फेमस नहीं है। जो वैसटर्न कंट्रीज़ ने उत्थे जो है वो मैजर किया जाता है, ठीक है। इंडिया दे विच नहीं है, इस करके आप नहीं करांगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब कि एक हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन को मेनटेन करके रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए वो भी अपने इकोनॉमी लिए ठीक नहीं होंदा गा, बहुत कम प्राइसेस गिर जाए वो भी अपने इकोनॉमी लिए ठीक नहीं होंदा, क्यों? बिकॉज रिसेशन आ सकते हैं, ठीक है। सो एक हेल्थी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन को मेनटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक हेल्थी रेंज की होगी ये आपको पता चलता है। एक कमेटी बनाई गई सी कि 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ उर्जित पटेल कमेटी सीगी। उर्जित पटेल जो कि अपने गवर्नर सीगे पहला RBI के, हुण शक्तिकांत दास है, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी बनी सीगी। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशनस दे विच कहा सीगा कि जो हेल्दी रेंज है इन्फ्लेशन की
दैट शुड बी 4 ± 2%। मतलब कि 4 तो 2% ऊपर भी हो सकती है इन्फ्लेशन, मतलब कि 6% भी हो सकता है, एंड 4 तो 2 कम भी हो सकते हैं, यानी कि 2% भी हो सकता है। सो 2% टू 6% अगर इन्फ्लेशन हैगा दैन ये अपनी हेल्दी रेंज ऑफ इन्फ्लेशन हैगी है। ना इस तो ज़्यादा होना चाहिए, ना ही इस तो कम होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी सी उर्जित पटेल कमेटी ने। इस तो इलावा होर भी रिकमेंडेशन इन्हों की सी, एक इन्होंने कहा सीगा कि जो मोनेटरी पॉलिसी हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ गवर्नर नहीं होने चाहिए, बाकी परसनस को भी इंक्लूड किया जाए भी कला गवर्नर ये तय नहीं करूँगा कि किस तरीके तो इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है, बाकी मैंबरस भी वो होने चाहिए हैं। एंड इसे करके 2016 के अपनी एक कमेटी आई सी मोनेटरी पॉलिसी कमेटी। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी ये थोड़ा अज का वर्क है, तुसीं देखना है कि मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के किन्ने मैंबर होंगे, कौन कौन मैंबरस होंगे, ये हैड कौन होंगे, ठीक है, किस टाइप की बॉडी है, ये सारी चीज़ तुसीं मोनेटरी पॉलिसी कमेटी बारे देखनी है। सब तो पहला कि किस टाइप की बॉडी है, टाइप ऑफ बॉडी। सैकेंड ये कंपोजिशन यानी कि मैंबरस कौन कौन होंगे हैं, एंड ये चेयरमैन कौन है। सो ये है अपनी मोनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसके बारे तुसीं अज गूगल करना। एंड इन केस मान लो कि 6% तक रखना सीगा इन्फ्लेशन एंड ज़्यादा हो जाता है, सो जो गवर्नर होगा वो अकाउंटेबल होगा टुवर्ड्स द पार्लीमेंट। एक्चुअल गवर्नर जो है वो अकाउंटेबल होंगे टुवर्ड्स पार्लीमेंट। अकाउंटेबल का मतलब है कि वो जवाबदेही उसकी होंगी है कि भाई जे 7% इन्फ्लेशन हो रहा तो ये पिछे रीजन की है, जे बहुत कम रह रहा तो ये पिछे रीजन की है। सो इस तरीके तो गवर्नर ऑफ RBI की गल हो रही है, इज अकाउंटेबल टू पार्लीमेंट। ठीक है, हूँ अपना सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, दैट इज इन्फ्लेशन चैक किवें किया जाए। मतलब कि इन्फ्लेशन हो गया या फिर डिफ्लेशन हो गया, कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इकोनॉमी के डिफ्लेशन भी हो सकता है। सो उन्होंने चैक किवें किया जाए, उन्होंने ठीक किवें किया जाए, वो कुछ अपने मैथड्स होंगे। ठीक है, आज आप सारे तो नहीं करांगे बट एक देख लें कि किहड़े मैथड जो है किस इंस्ट्रूमेंट के अंडर होंगे। देखो दो तरीके होंगे हैं इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को करैक्ट करने के। वो दो तरीके है, एक तो गवर्नमेंट साइड तो हो सकता है, एक हो सकता है RBI साइड तो। ठीक है, RBI भी करैक्ट कर सकती है, गवर्नमेंट भी करैक्ट कर सकती है। जो RBI करैक्ट करती है उन्होंने आप कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जिमें कि टैक्सेस हो गए, ठीक है, टैक्सेस अपने गवर्नमेंट तय करती है, RBI नहीं करता। सो अपनी फिस्कल पॉलिसी डिटेल के करांगे आप इनू। RBI भी तय कर सकती है, सॉरी RBI भी जो है उन्होंने चैक कर सकती है, उन्होंने आप कहांगे मोनेटरी पॉलिसी। सो ये मेजर डिफरेंस होंगे मोनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी जो लैके आती है वो अपनी गवर्नमेंट लैके आती है, मोनेटरी पॉलिसी जो लैके आती है वो RBI लैके आती है। पहले आप गल करांगे मोनेटरी पॉलिसी की। मोनेटरी पॉलिसी तो किस तरीके तो इन्फ्लेशन को चैक किया जा सकता है, फिर डिफ्लेशन को चैक किया जा सकता है। ठीक है, जो RBI है वो बाई मंथली अपनी मोनेटरी पॉलिसी लैके आता है। बाई मंथली का मतलब है कि हर 2 मंथ बाद जो है वो मोनेटरी पॉलिसी होती है। एंड ये अपने दो इंस्ट्रूमेंट होंगे हैं, दो इंस्ट्रूमेंट जिहदी हेल्प तो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को ठीक किया जा सकता है। ये दो इंस्ट्रूमेंट की है, एक बार लिख लो। एक है जनरल क्वांटिटेटिव एंड इनडायरेक्ट। ये सारा का मतलब एक ही है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इंस्ट्रूमेंट है सिलेक्टिव, क्वालिटेटिव एंड डायरेक्ट। सो कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ मेजर्स था इस वाले पोर्शन के आएंगे, कुछ जो अपने इस वाले के आएंगे।
सब तो पहले आप देखते हैं कि क्वांटिटेटिव जनरल या फिर इनडायरेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਰਬੀਆਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗਾ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व रेशियोज, जो रिजर्व रेशियो होंदियां ने जिवें कि CRR कैश रिजर्व रेशियो होगी, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होगी, इन्हां दा मतलब ही आप समझांगे एंड इन्हां नूं किस तरीके तो चेंज किया जाए कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल दे विच आ जाए या फिर डिफ्लेशन कंट्रोल दे विच आ जाए। सो फर्स्ट इज रिजर्व रेशियो, सैकेंड जो ये होंदा है OMO, OMO का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो जो RBI है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करके भी इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को चेक कर सकती है। उस तो बाद थर्ड है अपना कुछ रेट्स होंगे हैं, रेट्स के विच एक है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उस बाद बैंक रेट, एक होंदा है MSF, MSF का मतलब होंदा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारे अपने होणगे डिटेल दे विच। एंड एक होंदा है LDF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आ जाएंगे जनरल क्वांटिटेटिव एंड इनडायरेक्ट दे विच। उस तो बाद जो सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव दे विच किहड़े होणगे, फर्स्ट इज मार्जिन, LTV लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशियो तय करके जो है RBI वो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। उस तो बाद सैकेंड इज कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल जिहदे विच अपनी डाउन पेमेंट का सिस्टम आ जाऊगा। डाउन पेमेंट बारे सारे नूं पता ही होना डाउन पेमेंट होंदी की है, ठीक है। उस तो बाद रेशनिंग, रेशनिंग कर सकते हैं RBI। नेक्स्ट इज मोरल सुएशन एंड लास्ट इज डायरेक्ट एक्शन। सो ये अपने आ जाएंगे क्वालिटेटिव, सिलेक्टिव या फिर डायरेक्ट टूल्स के विच, इन्होंने आप टूल कह सकते हैं। सो एक तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि किहड़ा टूल डायरेक्ट दे विच है, किहड़ा टूल जो है इनडायरेक्ट दे विच है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना दे के क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी दे सकते हैं, जनरल सिलेक्टिव भी दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं तीनों लिखवाते, ये सारे अपने जो जनरल क्वांटिटेटिव एंड इनडायरेक्ट दे विच होंगे, ये सारे अपने जो सिलेक्टिव क्वालिटेटिव एंड डायरेक्ट दे विच होंगे। सो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो किसी ने पूछ लिया कि जो डायरेक्ट एक्शन है वो क्वांटिटेटिव है फिर क्वालिटेटिव है, पता होना चाहिए, डायरेक्ट है फिर इनडायरेक्ट है, सिलेक्टिव है या फिर जनरल है, ठीक है। सो इनू याद करना है, कल नूं आपां इनू डिटेल दे विच डिस्कस करांगे कि रिजर्व रेशो की होंदी है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल की होंदा है, सब कुछ डिटेल दे विच डिस्कस होगा। पर उस तो पहला एक कंसैप्ट समझ लेंदी है, एक कंसैप्ट जो है अगे जो आप कल करांगे ये काम आऊगा। हेडिंग नाल टू चेक इन्फ्लेशन एंड टू चेक डिफ्लेशन। जो एक कंसैप्ट समझ आ गया तो आगे जो आप कल करांगे वो बिल्कुल आसानी तो समझ आऊगा, कोई दिक्कत नहीं आऊगी, रट्टा मारने की लोड़ नहीं पऊगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। इन्फ्लेशन जो चेक करना है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन का मतलब की है कि महंगाई, मतलब कि प्राइसेस हाई है। प्राइसेस हाई क्यों है कि डिमांड ज़्यादा है। मैं कई बार रिपीट कर देंगी है ताकि ये कंसैप्ट समझ आ जाए, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है, हुण उस डिमांड को कम करना है। डिमांड कदों कम होगी, जो लोगों को पैसा कम होगा उदों डिमांड कम करनगे लोग, है ना। पैसा कम होगा, पैसा कम करने जो अपनी मनी हैगी आ इकोनमी दे विच या फिर मार्केट दे विच जो मनी सप्लाई है इनू रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लोगों को पैसा कम करना गा, इस करके इन्फ्लेशन को चेक करने लई जो मनी सप्लाई है उन्होंने कम करना पड़ेगा मार्केट दे विच, समझ रहे हो। उस तो बाद डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब की है कि प्राइसेस कम है। हुण गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइसेस हाई हो, ठीक है, बिकॉज डिफ्लेशन भी ठीक नहीं है अपने लिए, रिसैशन आ सकता है। प्राइसेस हाई हो, प्राइसेस हाई कदों होणगे जो डिमांड होगी, डिमांड कदों होगी जो लोगों को पैसा होगा। सो इस केस दे विच जो मनी सप्लाई हैगी मार्केट दे विच उन्होंने इनक्रीज किया जाए, लोगों को पैसे दिए जाए ताकि वो डिमांड क्रिएट करे, डिफ्लेशन को चेक किया जाए, ठीक है। सो इस केस दे विच मनी सप्लाई को इनक्रीज किया जाऊगा। एक बार रिपीट कर लेनी है, इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्राइसेस ज़्यादा
ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਭਰ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ RBI ਪੋਲਿਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਟ ਔਰ ਡੀਅਰ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ RBI ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਲੋਨ ਕਮ ਲੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਲੋਨ ਕਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮ ਹੋਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਡੀਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਦਾ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਪ ਮਨੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।